Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. Today in this class we are going to learn about another ear disorder, that is hearing loss, or we can say deafness. So what is hearing loss? Hearing loss क्या होता है? Deafness, hearing impairment or the hearing loss refers to the total or partial inability to hear. सो इसमें क्या होता है हेयरिंग लॉस में? द पेशेंट इज अनेबल टू हेयर, आइदर इट कैन बी पार्शियल और टोटल. ठीक है, पेशेंट को सुनने में प्रॉब्लम होता है तो उसको ही हम बोलते हैं डेफनेस और हेयरिंग लॉस. सो दूसरा डेफिनेशन है, अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू हेयर एज वेल एज समवन विद नॉर्मल हियरिंग and hearing threshold of 25 decibel or better in both ears is said to have hearing loss. सो अगर एक पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा, द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू हेयर, और पेशेंट का जो हेयरिंग थ्रेशोल्ड है वो 25 डेसिबल या उससे ऊपर है, तो उसको बोलेंगे हम हेयरिंग लॉस. बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन का जो आपका ये हेयरिंग थ्रेशोल्ड होता है इट इज़ बिटवीन 0 to 15 डेसिबल्स. ठीक है, एंड अगर पेशेंट का मोर देन 25 डेसिबल है तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड हियरिंग लॉस, मतलब वहाँ से हियरिंग लॉस स्टार्ट हो गया. क्लियर? नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस. सो वी हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, then sensory neural hearing loss and the mixed hearing loss. So first, conductive hearing loss क्या होता है? As the name suggests, there will be problem in the conduction of sound waves. मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका मेनली एक्सटर्नल ईयर प्लस मिडल ईयर में होगा, जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स है वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पा रही. ठीक है, मतलब कंडक्शन में प्रॉब्लम है साउंड वेव्स की, विच कैन बी ड्यू टू लाइक फ्लूइड फिल्ड है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, एलर्जीज है. ठीक है, इम्पैक्टेड ईयर वैक्स है. क्लियर? नेक्स्ट आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. सेंसरी न्यूरल नाम से जैसे पता चल रहा है कि उसमें न्यूरल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आपका देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इनर ईयर. ठीक है, मेनली इनर ईयर में प्रॉब्लम है और इनर ईयर से आपके जो हियरिंग है वो आपका ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा. ठीक है, ड्यू टू डैमेज इन द नर्व्स. ठीक है, इसमें मेनली कौन इन्वॉल्व होता है? वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व, आपका 8th क्रेनियल नर्व. अगर 8th क्रेनियल नर्व में प्रॉब्लम है या फिर आपका नर्व एंडिंग्स में प्रॉब्लम है, इट कैन लीड टू सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. देन आपका है मिक्स टाइप. मिक्स टाइप में क्या होता है? द पेशेंट विल हैव द कंडक्टिव हियरिंग लॉस प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. मतलब आप उसका आउटर ईयर और मिडल ईयर में भी प्रॉब्लम है प्लस उसका इनर ईयर में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स हैं वो आपका ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा. क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू अब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. अब हम ना इनका डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इज एन इंटरफेरेंस विद द कंडक्शन ऑफ साउंड इम्पल्सेस थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, द ईयर ड्रम और द मिडल ईयर. यही मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्शन है साउंड इम्पल्सेस का आउटर ईयर से और मिडल ईयर से, वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पा रहा. ठीक है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कैन बी कॉज्ड बाय एनीथिंग that interferes the ability of the sound wave to reach the inner ear. मतलब inner ear तक sound waves नहीं पहुंच पा रहे. It can be due to like earwax, impacted earwax. ठीक है, foreign objects है, कोई infection है. ठीक है, so these are the causes of conductive hearing loss. Next comes to सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस क्या होता है? सेंसरी हेयरिंग लॉस ओरिजिनेटेड इन द कॉक्लिया एंड इन्वॉल्व्स द हेयर सेल्स एंड द नर्व एंडिंग्स. ठीक है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस रिजल्ट फ्रॉम द डिजीज और द ट्रॉमा टू द सेंसरी और न्यूरल कंपोनेंट्स ऑफ द इनर ईयर. मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होगा आपका इनर ईयर में, इट विल डैमेज द नर्व एंडिंग्स. ठीक है, नर्व एंडिंग्स डैमेज होगा तो आपका जो साउंड वेव्स है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा टू द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया तो इट कैन लीड टू सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. इट कैन बी ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा टू इनर ईयर. क्लियर? नेक्स्ट है प्रेसबाइक्यूसिस. प्रेसबाइक्यूसिस क्या होता है? ये हेयरिंग लॉस है एक टाइप का विच अकर्स इन अ पेशेंट हैविंग एज मोर देन 50. मतलब ड्यू टू एजिंग प्रोसेस जो हमारा हेयरिंग लॉस होता है उसको बोलते हैं प्रेसबाइक्यूसिस. क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू मिक्स्ड हेयरिंग लॉस.
So mixed hearing loss occurs when an individual has both conductive and sensorineural hearing loss. यही मैंने आपको बताया था कि जब पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस प्लस सेंसोरिन्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, दोनों होगा, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड. ठीक है. It can be caused by combination of any of the disorders, मतलब due to some infection, impacted earwax, trauma, इन सब conditions की वजह से mixed hearing loss हो सकता है. नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ हेयरिंग लॉस. सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नॉर्मल हेल्दी हेयरिंग क्या होती है. नॉर्मल हेल्दी हेयरिंग होती है बिटवीन 0 to 15 डेसिबल. ठीक है. अगर पेशेंट को सुनता है इन मोर देन या 15 to 25 डेसिबल्स पे, तो उसको बोलते हैं स्लाइट हेयरिंग लॉस. एंड अगर पेशेंट को सुनता है मोर देन 25 to 40, उसको बोलते हैं माइल्ड हेयरिंग लॉस. More than 40 to 55, moderate hearing loss. More than 55 to 70, we have moderate to severe hearing loss. More than 70 to 90, we called severe hearing loss. And more than 90 decibel, we called it as profound hearing loss. So this table is important according to NORCET also. And your theory exam also, क्योंकि NORCET में भी पूछा जाता है कि profound hearing loss कब बोलोगे आप, when loss in decibel is more than 90. Clear? Next, etiology. What are the causes? So already मैंने आपको बताया, जैसे with the increased age, like presbycusis होता है. It is a type of hearing loss which occurs with the advancement of age. ठीक है. जैसे जैसे एज बढ़ेगी, mainly occurs after 50 years of age. ठीक है. When there is एक्सपोजर टू लाउड नॉइसेस, ज़्यादा लाउड नॉइसेस से आपको एक्सपोजर रहा है बहुत लंबे टाइम के लिए, तो इट कैन कॉज हियरिंग लॉस. जेनेटिक हो सकता है या फिर वी कैन से हेरिडिटरी इन सम केसेस. देन इफ देयर इज एनी हेड इंजरी, तो वो नर्व्स को डैमेज कर सकता है. सो हेड इंजरी इज़ वन ऑफ द कॉजेज. देन ओटोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड्स. एग्जाम्पल लाइक अमिकासिन, आपने बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में देते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन. सो दीज आर द ओटोटॉक्सिक ड्रग्स. ठीक है, विच अफेक्ट द ईयर. तो अगर पेशेंट का एक्सपोजर है लंबे टाइम के लिए टू द अमीनोग्लाइकोसाइड्स, तो इट कैन लीड टू द हेयरिंग लॉस. नेक्स्ट, एनी इलनेस. ठीक है, या फिर एनी इन्फेक्शंस like middle ear infections or the inner ear infections, these all can lead to the hearing loss. Next आता है risk factors. So family history of sensory neural, family history है तो हमने causes में भी पढ़ा था genetic. ठीक है. if there is any congenital malformation of the cranial structure, वो भी वही हो गया कि already from birth था. ठीक है. if the baby is having low birth weight, तो there is a chances of having the hearing loss. Then use of ototoxic medications, already बताया है, like gentamicin, loop diuretics, these are the ototoxic medications. Then recurrent ear infections, or we can say recurrent upper respiratory tract infections. ठीक है. if there is any bacterial meningitis है बैक्टीरियल, तो आपका नर्व एंडिंग्स को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका जो साउंड वेव्स है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा. Then chronic exposure to loud noises and perforation of the tympanic membrane. So these are the risk factors of hearing loss. Next is pathophysiology. So due to external or the middle ear, like हमारा causes हमने बताया है कि impacted earwax, then due to some foreign bodies या फिर due to some illness या फिर infection in the external or the middle ear, it can lead to interruptions in the transmission of sound by ear to the inner ear, and it can lead to conductive deafness. ठीक है. नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी न्यूरल डेफनेस. इसमें भी क्या है, डेफनेस डिसऑर्डर्स है इनर ईयर या फिर वेस्टिबोकोक्लियर नर्व एंडिंग्स का. तो उससे क्या हो सकता है, इंटरप्शन होगा आपका न्यूरल ट्रांसमिशन ऑफ साउंड टू ब्रेन, एंड इट कैन लीड टू सेंसरी न्यूरल डेफनेस. नेक्स्ट कम्स टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. जब पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा. सबसे पहले टिनिटस, पेशेंट को रिंगिंग सेंसेशन या फिर बजिंग सेंसेशन सुनाई देगी ईयर्स में, डेट इज कॉल्ड एज टिनिटस.
पेशेंट को इनएबिलिटी होगा टू हेयर व्हेन इन अ ग्रुप, ठीक है। पेशेंट जब ग्रुप में है तो नहीं सुनाई पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है ना। नीड टू टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन, जब पेशेंट टीवी देख रहा होगा तो उसको वॉइस ज़्यादा चाहिए होगा। सो दीज आर द इंडिकेशंस, या फिर आप बोल सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जहाँ से आपको पता चल सकता है कि पेशेंट को हेयरिंग लॉस है, ठीक है। फेलियर टू रिस्पॉन्ड और इन एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू ओरल कम्युनिकेशंस, जब पेशेंट कम्युनिकेट करेगा, जब उसको प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा तो वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक्सेसिवली लाउड साउंड है। स्ट्रेन फेशियल एक्सप्रेशन, सो जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन पेशेंट का मिलेगा, पेशेंट नहीं सुन पाएगा। फेशियल एक्सप्रेशन स्ट्रेन्ड होगी, जैसे उसे फोकस लगाना पड़ रहा है, ठीक है। कॉन्स्टेंट नीड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ कन्वर्सेशंस, कन्वर्सेशन जब चल रहा होगा तो बार बार पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्या बोला आपने, है ना। सो देयर विल बी कॉन्स्टेंट नीड फॉर क्लैरिफिकेशन। देन पेशेंट को सोशल विड्रॉल हो सकता है। क्लियर? सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हियरिंग। सो नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस में फर्स्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप पूछोगे कि कोई ईयर इन्फेक्शन तो नहीं था, कोई इलनेस था कि स्टार्टिंग से है, कोई जेनेटिक तो नहीं है, मतलब फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, वो सब आप हिस्ट्री में पूछेंगे। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप मेन फोकस करोगे ऑन द वेबर्स टेस्ट एंड द रिनेज टेस्ट, ठीक है, वेबर्स टेस्ट एंड रिनेज टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका ऑडियोमेट्रिक टेस्ट एंड द टिम्पेनोग्राफ। सो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज़ वेबर्स एंड रिनेज टेस्ट। सो वेबर्स टेस्ट कैसे होता है, ये ट्यूनिंग फोक की हेल्प से होता है। सबसे पहले आप ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करेंगे एंड यू विल प्लेस इट इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, ठीक है, फोरहेड के मिडल में रखेंगे एंड यू आस्क द पेशेंट कि आपको दोनों ईयर में सेम साउंड आ रही है या नहीं। अगर पेशेंट को दोनों में सेम साउंड आ रही है तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। देन रिनेज टेस्ट में क्या होता है कि आपने ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट किया फर्स्ट टाइम एंड यू विल प्लेस ऑन द मेस्टोइड बोन, ठीक है, मेस्टोइड बोन पे रखा। देन पेशेंट को साउंड वेव्स सुनेगा वहाँ पे और आपको पेशेंट को बोलना है कि जैसे ही आपको साउंड वेव्स बंद हो जाता है आना, देन आपको हमें बताना है, ठीक है। तो अब पेशेंट आपको बताएगा कि अब मुझे आना बंद हो गया। देन आप सेम ट्यूनिंग फोक को आप इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल ईयर प्लेस करेंगे, ठीक है, एंड आप पूछेंगे कि आपको अभी भी साउंड आ रही है, ठीक है। अगर पेशेंट को मेस्टोइड बोन के बाद फिर से एक्सटर्नल ईयर के बाहर साउंड आती है, इट मीन्स एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्मल प्रोसीजर। बट हियरिंग लॉस में आपको इसकी डिफरेंट फाइंडिंग्स मिलेंगी और वो क्या मिलेंगी, देखो, अगर पेशेंट का नॉर्मल हियरिंग तो सेम हमने पढ़ा कि साउंड इज हर्ड इक्वली इन बोथ ईयर्स, बट रिनेज में क्या होगा, एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन। दिस आर द नॉर्मल फाइंडिंग्स। अगर पेशेंट को है कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो वेबर्स टेस्ट में क्या होगा, साउंड इज हर्ड बेस्ट इन अफेक्टेड ईयर, मतलब अफेक्टेड ईयर कौन सा है उसमें ज़्यादा सुनेगी, ठीक है। एंड साउंड इज हर्ड एज लॉन्गर इन अफेक्टेड ईयर, ठीक है। इसमें भी सेम अफेक्टेड में ज़्यादा सुनेगी इन द कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होगा, साउंड इज बेस्ट हर्ड इन नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में वेबर्स टेस्ट में ज़्यादा सुनेगी इन द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और रिनेज में भी एयर कंडक्शन इज ऑडिबल लॉन्गर देन बोन कंडक्शन इन द अफेक्टेड ईयर। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में रिनेज टेस्ट का जो है वो एयर कंडक्शन ज़्यादा किस में सुनेगी, इन द अफेक्टेड ईयर। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट द हियरिंग लॉस। सो सबसे पहले तो आपको जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मिनिमाइज करना है, जैसे मिनिमाइज द एक्सपोजर टू ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। तो उन सबको रिस्क फैक्टर्स को कम करना है। देन अवॉइड द रिस्क फैक्टर्स, वेयर ईयर प्रोटेक्शन वेयर करना है टू प्रिवेंट नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, लाइक जो लाउड नॉइसेस जो हियरिंग लॉस होता है तो उसको आप ईयर प्रोटेक्शन पहन के अवॉइड कर सकते हैं व्हेन एक्सपोज टू लाउड नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट, हाउ टू रिस्टोर हियरिंग, ठीक है। हियरिंग को रिस्टोर कैसे करना है, आप देंगे एंटीबायोटिक्स देंगे अगर पेशेंट को कोई भी ईयर इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले हियरिंग लॉस को ट्रीट करने से पहले यू हैव टू ट्रीट द इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन ट्रीट करने के बाद आप हियरिंग लॉस का ट्रीटमेंट कर सकते हो। देन लाइक अगर आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ड्यू टू इम्पैक्टेड वैक्स या फिर फॉरेन बॉडीज़ तो उसको रिमूव करना है। देन इम्पैक्टेड वैक्स को रिमूव करने के लिए यू यूज़ द सिरुमिनोल लेटेक्स, ठीक है।
नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इफ देयर इज एनी इन्फ्लेमेशन एंड ट्रीट द अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स। वही कि अगर कोई इन्फेक्शन है या ट्रॉमा हुआ है तो सबसे पहले आपको उसको ट्रीट करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज असिस्ट हियरिंग। तो अगर हियरिंग लॉस है पेशेंट को तो हियरिंग को कैसे असिस्ट करेंगे? प्रोवाइड द हियरिंग एड्स टू पेशेंट, ठीक है। देन इम्प्लांटेबल मिडल ईयर हियरिंग डिवाइसेस भी आते हैं। देन कोक्लियर इम्प्लांट्स, साइन लैंग्वेज एंड ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन और वी कैन से ओरल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। सो दिस ऑल वी कैन डू टू असिस्ट द हियरिंग। सी फर्स्ट है हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या होते हैं? ये इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए क्योंकि जो आपको साउंड वेव सुन रहा है उसको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है। कि आपको एक लाइक कोई बहुत ही धीरे आवाज़ में बोल रहा है तो हियरिंग एड क्या करेगा? उस आवाज़ को थोड़ा तेज कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट है इम्प्लांटेबल मिडल ईयर हियरिंग डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करते जो इम्प्लांटेबल मिडल ईयर हियरिंग डिवाइसेस होते हैं, दीज आर इम्प्लांटेड सर्जिकली एंड कैन इम्प्रूव साउंड परसेप्शन ऑफ पेशेंट विद मॉडरेट टू सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो ये मिडल ईयर हियरिंग डिवाइसेस मेनली आपका मॉडरेट टू सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जिन पेशेंट्स को होता है उनके लिए होता है एंड इसमें ये इम्प्लांट किए जाते हैं सर्जिकली, ठीक है। नेक्स्ट आर द कोक्लियर इम्प्लांट्स। कोक्लियर इम्प्लांट्स क्या होते हैं? दीज आर द सर्जिकली प्लेस्ड electrical devices that receive sound and transmit the resulting electrical signal to electrodes implanted in the cochlear of the ear। सी ऐसे होता है, ये आपका ईयर है एंड ये आपका इधर कोक्लियर इम्प्लांट प्लेस होता है, ठीक है। ये भी सर्जिकली प्लेस होगा। ये क्या करेगा? रिसीव करेगा सारा साउंड वेव्स को और ट्रांसमिट कर देगा उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टू द कोक्लियर। कोक्लियर में जो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है वहाँ तक, ठीक है। The next is sign language. It involves hand shapes, movement of hand, arms, body and the facial expression जैसे ये, ठीक है। तो all these things we can use to assist the hearing of the patient. Next comes the oral rehabilitation. Oral rehabilitation में क्या होता है? It refers to the services and the procedures for facilitating adequate receptive and expressive communication in individuals with hearing aid. So इसमें जैसे auditory training दिया जाता है पेशेंट्स को, speech reading दिया जाता है, speech training and hearing aids. So these are the components of oral rehabilitation. मतलब हियरिंग लॉस को आप पूरा आप रिवर्स तो नहीं कर पा रहे, सिर्फ आप उसमें क्या कर सकते हो? रिहैबिलिटेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट आप कंडक्टिव और मिक्स हियरिंग लॉस के लिए करते हैं। टू रिस्टोर कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए आप कौन सा कर सकते हो? मैरिंजोटोमी। लाइक अगर कोई भी ज़्यादा ओटाइटिस मीडिया में हम करते हैं ना मैरिंजोटोमी, लाइक कोई फ्लूइड फिल्ड है तो उन सब केसेस में यू कैन डू द मैरिंजोटोमी। देन स्टेपिडेक्टमी कर सकते हैं, लाइक अगर कोई भी स्टेपीज के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये साउंड वेव इम्पल्सेस को जो है आगे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा तो आप उसकी जगह प्रोस्थेसिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टेपिडेक्टमी। नेक्स्ट आता है टू असिस्ट द हियरिंग इन प्रोफाउंड डेफनेस। प्रोफाउंड डेफनेस में आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज़ द कोक्लियर इम्प्लांट। सी ये है आपका कोक्लियर इम्प्लांट, ठीक है। ये साउंड प्रोसेसर और ये बैटरी होती है जो आपके ईयर के पीछे रहती है एंड दिस इज ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पे माइक्रोफोन होता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल साउंड वेव्स को कहाँ तक भेजता है? कोक्लिया तक। क्लियर। कोक्लियर इम्प्लांट्स एंड मिडल ईयर इम्प्लांट्स। देन अगर इफ देयर इज एनी tumor, then tumor excision can be done. So this is the surgical management for the conductive and the profound deafness. नेक्स्ट इज द नर्सिंग इंटरवेंशंस। आप नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या करोगे? सो इंस्पेक्ट ईयर कैनाल फॉर द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे हमने पढ़ा था कि जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है इट इज़ ड्यू टू लाइक कुछ अगर फॉरेन बॉडीज़ है या फिर ईयर वैक्स इम्पैक्टेड है तो सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन में आता है कि आपको देखना है कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। तो सबसे पहले इंस्पेक्ट करना है ईयर कैनाल्स को। देन रिमूव मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक सिरुमेन और द फॉरेन बॉडीज़। लाइक सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट किया, असेसमेंट किया, फिर आपने देखा हाँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा सिरुमेन है या फिर फॉरेन बॉडीज़ कोई है तो आप उसको रिमूव करोगे, ठीक है। देन असेस हियरिंग बाय यूज ऑफ ट्यूनिंग फोक। वही फिजिकल एग्जामिनेशन में आप यू डू द वेपर्स टेस्ट एंड रिनियस टेस्ट, हियरिंग असेस करेंगे और द वर्बल क्यूज टू डिटरमाइन ऑडिटरी एबिलिटी एट वेरियस डिस्टेंसेस, ठीक है। देखोगे कि पेशेंट को कौन सा टाइप का कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड कौन सा हियरिंग लॉस है, ठीक है।
देन अगर पेशेंट को हियरिंग लॉस है तो आपको बहुत ही स्लो बात करना है, स्पीक स्लोली विद अ केयरफुल प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, ठीक है। आपको यूँ नहीं है हर्री में पेशेंट को बोला, पेशेंट को समझ नहीं आया, आपको बहुत ही धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लेन करना है टू द पेशेंट, ठीक है। एड हैंड गेस्चर, स्पीक फेस टू फेस एंड एडजस्ट पिच डाउनवर्ड विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो आपको यूज़ करना, लाइक आप कुछ बोल रहे हो, यू हैव टू यूज़ अ हैंड गेस्चर्स ऑल्सो, ठीक है। फेस टू फेस बात करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, साउंड वेव ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। फेस टू फेस बात करना है और पिच को थोड़ा धीरे रखना, नॉट वॉइस इंक्रीज करना नहीं है, ठीक है। देन इंट्रोड्यूस असिस्टिव डिवाइस, असिस्टिव डिवाइस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लाइक हियरिंग एड्स, रिटन कम्युनिकेशन एंड द साइन लैंग्वेजेस। देन अलाउ पेशेंट टू वर्बलाइज फीलिंग्स एंड ग्रीविंग अबाउट हियरिंग लॉस। सो पेशेंट को खुद को एक्सप्लेन करने देना है कि पेशेंट कैसे फील कर रहा है ना, ग्रीविंग अबाउट द हियरिंग लॉस। सो दीज आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस विच यू कैन डू in the hearing loss. Clear? So this much is the topic. I hope this topic is clear to you. So this is also a simple topic. Just you have to learn about the management of the hearing loss. So first we have discussed about the definition. It is the total or the partial inability to hear. Then we have discussed about the type, conductive type, sensory neural, and the mixed hearing loss. Next we have discussed about the severity of hearing loss. Profound hearing loss कब होता है? When it is more than 90 decibel. Then we have discussed about etiology, risk factors, then pathophysiology, the clinical manifestations, diagnostic evaluations, and the preventions, management. We have discussed about hearing aids, implantable middle ear hearing devices, cochlear implants. So hearing aids तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि एक अलग ही वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, टू असिस्ट द हेयरिंग वी हैव टू यूज़ द हेयरिंग एड्स, ठीक है, कॉक्लियर इम्प्लांट, एंड देन वी कैन डू ओनली रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट, तो ओरल रिहैबिलिटेशन करेंगे, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट इन केस ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग, hearing loss, and the profound deafness, and what all interventions you can take. We have discussed the nursing interventions. So I hope this topic is clear to you, and if you have any doubt, please write down in the comment section, and if you like the video, please like, comment, share, and subscribe the channel.